अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफजल। हैप्पी मंडे फ्रॉम माय साइड। इज़ द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। वीकेंड काफ़ी हैपनिंग रहा। अब इस्लामाबाद में आज सारी हैपनिंग लाहौर से जो इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर हम भी इस्लामाबाद चलते हैं लाहौर से डायरेक्ट हरमीत पाजी के पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस किस्म का वीकेंड था, और फिर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो आपको इससे कबल जिस तरह से हमने देखा कि दफ़ा 144 नाफिज किया गया था, फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर रैलियों पर पाबंदी भी लगाई गई, लेकिन आज मैंने जो मनाजिर देखे हैं इससे कबल कभी मैंने नहीं देखे। यानी रेड जोन जब भी हमने देखा है, जब भी एहतजाज की कॉल की जाती है तो रेड जोन को बिल्कुल सील कर दिया जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें जो जितने हसास इलाके हैं और जहाँ पे गेट्स लगाए गए हैं, मुख्तलिफ गेट नस्ब किए गए, तो वहाँ से बड़ी बासानी जो है हम ये देख रहे हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं जब सुबह आ रहा में सारी चीज़ें जो देख रहा था उसमें यह था कि पुलिस अहलकार बड़ी सलामी पेश कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान के कारकुन जो हैं पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं, तो वो वर्कर बड़े आसानी से दाखिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो यकीनन ये मनाजिर जो मैंने देखे, और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद 1997 के जैसे वाक़यात जो हैं दोबारा रोनुमा हो सकते हैं। यानी आज सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की एक पूरी कोशिश है, बाहर धरना दिया जाएगा, लेकिन जिन जिन लोगों को लाया गया, आप अंदाज़ा लगा लें कि कल कुछ बसें जब आई थी भर भर के, और ख़ासकर हम देखते हैं क्योंकि मैंने जितना भी कवर किया, आपको याद होगा श्रीनगर हाईवे पर जब धरना था मौलाना फजल रहमान साहब का, तो उसमें ख़ासकर मौलाना फजल रहमान के फ़ैन फॉलोइंग भी बड़ी ज़्यादा है, फिर मदरसों के बच्चे भी बड़े ज़्यादा हैं, तो उनको बाकायदा लाया जाता है। जिस तरह फिर हम ये देखते हैं कल रात उन्होंने इधर ही गुजारी जहाँ पे आसपास की जितने पार्कें बनी हैं। अभी सिलसिला ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें सुबह कि ये जो टकराव है, चाहे वो तहरीक इंसाफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ है या पार्लियामान का सुप्रीम कोर्ट के साथ है, और आज की जो तस्वीर पूरी दुनिया में जाएगी, यकीनन एक बहुत बुरा इमेज 9 मई के बाद एक बहुत बड़ा बुरा इमेज जो है पाकिस्तान का एक और जाएगा। और आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो हुकूमत जो है, यानी ये काम होता है अपोजिशन का कि मामला जब इस नहज पर पहुंच जाते तो अपोजिशन सड़कों पे आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन जब आती है तो उसके लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया जाता है, कंटेनर भी खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से एहतजाज किया जाता है तो उसके लिए तमाम तर रास्ते भी खोले जाते हैं, दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया जाता है, और बाकायदा वेलकम के लिए पुलिस अहलकार और बड़े बड़े अफसर जो हैं इस वक्त आपको रेड जोन में नजर आएंगे, और उनको बाकायदा जो है जिस तरीके से वार्मली वेलकम किया जा रहा है। थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन दरअसल ये पाई जा रही है कि अगर हम पीडीएम की बात करें तो पीडीएम मौलाना फजल रहमान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना तो लेने जा रही है, लेकिन अगर वफाकी वुज़रा की बात करें तो आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान से उन्होंने मुलाकात भी की है, और कॉन्ट्रडिक्शन ये पाई जा रही है कि उनको मना किया जा रहा है कि आप ये काम ना करें। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू, दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो फिलहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत में भी चल रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इज़हार यकजहती की बात करें तो इसके साथ साथ चूँकि आज आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने की कॉल की गई है, और अता तारड़ जो कि रिप्रेजेंटेटिव है नून लीग के, वो ये कहते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा नहीं देंगे ये धरना जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम चूँकि 9 मई का हवाला भी साथ ही देते हैं कि आज का दिन खुदा ना खास्ता उस तरह का ना हो जाए, या उस तरह का किसी तरीके से भी इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बुरा ना आ जाए। लेकिन 9 मई की अगर हम बात करें तो इस दिन के लिए आपको पता है दोबारा से उन इमारात उनको जलाया गया था, उनको खोला जा रहा है, और साथ साथ पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ हरमीत निकाली जा रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगह और मकामात जो हैं उसके लिए डिसाइड किए गए हैं। और अगर हम बात करें इस सारे सिनेरियो में 9 मई के बार बार हम जिक्र करते हैं, कहीं भी हमें इस चीज़ का मौका मिलता है तो हम इस चीज़ को कंडेम भी करने की कोशिश करते हैं कि ऑल दो हुकूमती इमलाक या फिर हमारे मुल्क के जो इमलाक है उसको नुकसान पहुँचाया गया, तो वो तमाम लोग जो इसके मुर्तकिब हैं अब उनको पकड़ने के लिए गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं हरमीत। अब उनका गुस्सा, इश्तियाल, वो पीटीआई कारकुनान थे, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जिस किस्म के तस्वीर, जिस किस्म की वीडियो हमारे सामने, यकीनन बड़ी अफसोसनाक थी। और अभी आप देखें कि जीएचक्यू पर हमला करने वाले तकरीबन 26 शरपसंदों की तस्वीरें भी जारी हो चुकी। इसी तरह पंजाब की मैं बात करूं तो 3186, और इसी तरह सिंध में 341 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में 296 जो है उनकी शनाख्त हो चुकी है।
है। लेकिन आपने दोस्त फरमाया कि हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं पाक फ़ौज के हवाले से, अपने नौजवानों के हवाले से, अपने जो जवान हैं जो बॉर्डर पे और क्या क्या शहादतें उन्होंने नहीं दी, लेकिन इस किस्म के जब वाक़यात आते हैं तो यकीनन दिल दहला देने वाले भी होते हैं। और जो मैसेज गया है यकीनन वो कोई अच्छा मैसेज बाहर दुनिया पे भी नहीं गया है। और दूसरी बात कि एक टकराव की जो चीज़ जो हमने देखा है कि कोशिश हमारे जो बाहर की क़ुव्वतें हैं उनकी कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान की बची कुची जो आर्मी है अब इसके साथ भी महाजराई की जाए और एक टकराव का एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे दोनों तरफ अवाम और फ़ौज के दरमियान टकराव हो। तो इस किस्म की कोशिशें की जाती है। आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, चाहे हम सीरिया की बात करें, हम लीबिया की बात करें, हम इराक की बात करें, जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, उन्होंने पहल क्या की है, अवाम और फ़ौज को एक दूसरे से लड़ाया सामने कर दी। फिर जब इदारे कमज़ोर हुए हैं तो फिर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हुई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस किस्म की रैलियाँ जो हैं वो पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में निकली हैं। तो यकीनन फ़ौज के लिए जो है हमारे दिलों में, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे दिलों में इस तकलीफ़ के साथ अब जो बच्चे बड़े बूढ़े जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। आपको पता है लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, बाजोड़, एबटाबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ पर आज इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। और इसके अलावा अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो आपको पता है सिविल सोसाइटी और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोग जो है, मुख्तलिफ इनका शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, वो लोग बाहर निकलेंगे। और गुजरांवाला की अगर हम बात करें तो बच्चों के ख़ास तौर पर आपको पता है जुना हाउस में जो है वो शम्मे जलाकर रोशन करके इज़हार यकजहती के लिए, क्योंकि आपको पता है जो यादगारों को नुकसान पहुँचा है हरमीत, हमारे शहीदों की यादगारें थी। अगर हम GHQ के मेन गेट की बात करें, उसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पाक फ़ौज के जवान जिन्होंने शहादत नोश की, उनकी बहुत सारी यादगारें ऐसे जो कि मुख्तलिफ ऐसे मकामात के बाहर मौजूद थी, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर इज़हार यकजहती के लिए आज मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जाएंगी। अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप उनको ज़रूर जो है वो ज्वाइन करें। इसके अलावा 9 मई की जो तकरीब कारी है हरमीत, उस हवाले से जहाँ जहाँ पर इमारात को नुकसान पहुँचाया गया था उनको आज बाकायदा तौर पर आम आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। एक और बड़ी अहम खबर ये भी है, लेकिन इस्लामाबाद की जो चीज़ें और सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। आज अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पता है कि जो इम्तिहानात मुलतवी हुए थे 9 मई की सिचुएशन को देखते हुए पेश नज़र 17, 18, 19 मई को अब दोबारा से ये इम्तिहानात जो है वो होने जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम KPK की बात करें तो पेशावर में ख़ासतौर पर जब हमने देखा कि इस सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही थी तो वहाँ पर भी जो आपके इम्तिहानात हैं उनको मुलतवी किया गया। तो वो इम्तिहानात जो अब दोबारा से उसकी डेट शीट और शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को बैक टू द लाइफ हम दोबारा से देख रहे हैं। इंटरनेट की बहाली पर अगर हम बात करें तो हरमीत आपको पता है कि अभी तक वो जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। बहुत सारी एप्लीकेशन अभी भी ऐसी, अगर आप यूट्यूब की बात करें, आप फेसबुक की बात करें, और ख़ास तौर पर अगर आप ट्विटर की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है महाजराई ज़्यादा होती है, टॉप ट्रेंड्स ज़्यादा चलते हैं। ज़्यादातर हमारी सूरत हाल का वहीं से पता चलता है कि आम आवाम क्या सोच रखती है और क्या सपोर्ट सिस्टम किसके साथ है। तो ऑल दो ये सोशल साइट्स जो है वो टोटली एक्टिव अभी तक नहीं हुई और इंटरनेट जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल है, जिससे आप हमेशा कोट करते हैं हरमीत कि वो उबर करीम हो या आपके फूड पांडा हो। ऑब्वियसली नाम हम इस तरह से शो में नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी ऑनलाइन काम करने वाले, बिजनेस करने वाले छोटे तबकात के लोग हैं वो शदीद मुतासिर हुए हैं सारे सूरत हाल से। आपकी बात दुरुस्त है, बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि आपने इंटरनेट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आप इंटरनेट आप जितने पेजेस की तरफ आप जाएं कोई पेज खुलने वाला है नहीं। और फिर दुनिया के साथ जो हमारा कारोबार, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट से ही रिलेटेड मामलात होते हैं, वो पुराना ज़माना या उस चीज़ से अब बहुत सारी दुनिया निकल चुकी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने दोस्तों से जो अमेज़ोन पे हैं या दीगर प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, यकीनन वो भी परेशान है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ फूड का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं या ऑनलाइन उनको जिस किस्म के ऑर्डर हैं, या इसी तरह टैक्सी के हजरात हैं जो गाड़ियाँ चला के अपना घर गुजर बसर करते हैं, तो वाकई में वो भी परेशान है। एक तरफ तो हम ये सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की बाहर दुनिया जो है इस पर भी वो तशवीश का इजहार कर रही है, क्योंकि इंटरनेट की सहूलियात ना होना, दुनिया का कनेक्ट ना होना, दुनिया से दूर होना, यकीनन ये भी काबिल तशवीश है। लेकिन जिस किस्म के हालात अब दोबारा बने जा रहे हैं, यकीनन हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो चीज़ें हमने इस गुज़िश्ता हफ्ते में देखी और आज हम जिस किस्म की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि
सियासतदानों को मिल बैठना होगा। कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी पार्टी को जो है उस पर उसको कालादम करार दे दें। माजी में हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। सियासी जमातों को सियासी तरीके से हल निकालना होता है, ना कि टकराव की सियासत की तरफ सारी जमातें आके बैठ जाएं। तो फिर मैं यहाँ पे बैठने फिर तो मामला जिस तरीके से आगे जाएंगे तो यकीनन वो ख़तरनाक ही होंगे। तो मेरे ख्याल में मुफादा जो मुज़ाकरात हैं इसका एक लाएमल होना चाहिए, और जिस किस्म से टकराव की जो सियासत है इससे जब दूरी इख्तियार करेंगे तो यकीनन जब घर में हालात ख़राब होते हैं तो चेहरे के तासुरात सबके सामने होते हैं। और अगर मैं वतन की बात करूं, डिस्टर्ब हो जाती है ना, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल का डायरेक्ट ताल्लुक जो है हमारे सामने आती है तो हर दूसरा शख्स जो है वो परेशान है, क्योंकि हम जानते हैं कि सियासी सूरत-ए-हाल का डायरेक्टली ताल्लुक जो है माशी सूरत-ए-हाल से, और मुल्क में इलेक्शंस जो है वो कराने के लिए सारी खाना जंगी जो हमने देखी वो सूरत-ए-हाल, वो तस्वीर हो वीडियो की सूरत में किसी भी सूरत में हमारे सामने आए तो हम यकीनन परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन एक वाहिद हल है, और अगर हम पाकिस्तान के मुलतवी होने वाले इलेक्शन जिसको 14 मई की तारीख दी गई थी, खैर वो तो ना हो सके, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो एक और बड़ी अहम खबर है टर्की से, जो कि आपको देनी है। आपको पता है सदारी इंतखाबात के लिए वहाँ पर बाकायदा जो है पोलिंग का अमल कल 8 बजे शुरू हुआ, 5 बजे तक जारी रहा। 24 से ज़ायद पार्टीज जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 151 कैंडिडेट्स हैं जो कि टर्की के इस इंतखाबात में सदारती इंतखाबात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अहम खबर यह है कि 50% से भी ज़ायद कोई भी वोटिंग नहीं ले सका। यानी वोट्स की अगर हम बात करें तो ये 24 उम्मीदवारों में 151 कैंडिडेट्स जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसमें रजब तैयब उर्दवान जो हैं उन्होंने भी 49% ही वोट अभी तक हासिल किए हैं। गिनती का अमल बाकायदा शुरू हो गया, लेकिन अब तक जो लीड है वो रजब तैयब उर्दवान की ही आ रही है। आपको पता है कि उनको बहुत टर्की में पसंद किया जाता है और एक लीडर समझा जाता है, और उन्होंने जो टर्की के लिए किया, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए किया, सॉलिडारिटी के लिए किया, वो सबके सामने है। लेकिन हरमीत अभी कहा जा रहा है कि दूसरा मरहला जो है इंतखाबात का वो होगा 28 मई को, क्योंकि अब तक की पार्टीज जो पार्टिसिपेट करी है, जो कैंडिडेट्स ने वोट्स लिए हैं, वो 50% जैसे आप फरमा रही हैं तो तुर्की के जितने भी टेलीविज़न की स्क्रीन है अगर हम उनको देखें तो रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से जो आपने जिक्र किया, इस वक्त बहुत सारे इलाकों में बहुत सारी तशवीश इसलिए पाई जाती कि मुख्तलिफ, एक तो वहाँ पे जो माशी बहरान देखा गया, फिर हमने ये देखा कि जो जल्जल आया तो हमने ये भी देखा कि तैयब एर्दोगान साहब जो हैं वहाँ पे पहुँचे उन इलाकों में, लेकिन अभी तक वो बहाली के हवाले से कोई खातिर खा कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी रियासतों में, और जहाँ पे जिन रियासतों में ज़्यादा उनको कोशिश की जा रही थी, सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, तो उन रियासतों में अब जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं मुख्तलिफ अखबारात के ज़रिए, क्योंकि तुर्की के मैं बात करूँ तो बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वहाँ पे भी उन पर काफ़ी पाबंदी आयद की गई हैं, और जो तैयब एर्दोगान के हवाले से अच्छा मौक़िफ़ नहीं रखते तो उनको जो है पाबंदी सलासल भी किया जाता है। तो जो ख़बरें आ रही हैं हमारे सामने और उन रियासतों के हवाले से आ रही हैं जहाँ पे तैयब एर्दोगान की काफ़ी उनको पज़िराई भी होती थी, और वो मुख्तलिफ मराहिल में वहाँ से जीत भी चुके हैं, लेकिन वहाँ से उनके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही इस वक्त। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में चूँकि हम आपको ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पॉलिटिकल सिनेरियोस में क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की है और पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करने की है। नाइला कियानी को आज हम कंग्रेचुलेट भी करते हैं फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक, और चूँकि शी इज़ प्राउड पाकिस्तानी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो सर की है। और आपको पता है कि वो चूँकि पाकिस्तान की दूसरी कोहे पहमा कहलाएंगी इस क्रेडिट के बाद, चूँकि पाकिस्तान में पहले भी एक कोहे पहमा ऐसी हैं, फ़ीमेल कोहे पहमा की अगर हम बात करें तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया, और नाइला कियानी जो हैं वो अब दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है। 14 मई की सुबह 8 बज के कुछ मिनट जो है उस पर उन्होंने इस कामयाबी को समेटा, और इसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट की, और उसको जो है बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अमित हाँ, नायला की मैं अगर बात करूँ, सोहा तो नायला का ताल्लुक रावलपिंडी से है, और एक तो हमने इनको देखा है कि जब इनकी शादी थी तो इन्होंने शादी जो है, क्योंकि पहाड़ों से इनको इतनी मोहब्बत है, इतना लगाव है कि उन्होंने शादी केटू में जाके कर दी थी, और दुल्हे को लेके वहाँ पे पहुँच गए, और तस्वीरें जो थी वो काफ़ी वायरल भी हुई थी, और ये पहली पाकिस्तानी लड़की है जिसने जाके बर्फीले चोटियों पर जाके अपनी शादी रचाई। और जब भी इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है
तो बड़ी एक्टिव रहती है और अमूमन इसका ज़्यादातर वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान और इलाकों में रहता है। और अभी ये जो ख़बर आई है वाकई में यानी बहुत बड़ी ख़बर है कि हमारी ख़वातीन जो हैं और फिर नायला कियानी जैसी ख़वातीन जो किसी मर्दों से किसी भी अगर चाहे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, दीगर चीज़ों के हवाले से मैं बात करूँ तो वो पीछे नहीं है। और नायला कियानी ने आज मैं देख रहा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो ट्वीट था, उन्होंने भी उनको मुबारकबादें दी हैं। और यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र ये है बात, क्योंकि जब पाकिस्तान का फ्लैग आप वहाँ पे पहुँचा देते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि दीगर विजुअल जब दीगर कंट्रीज़ के आते हैं तो यकीन हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो ग्रीन फ्लैग है वो भी किसी ऐसे जगह पहुँच जाए जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की जो कौम है वो फ़ख्र महसूस करती है। तो नायला कियानी ने वो सब कुछ कर दिखाया और हम उनको आज पब्लिक न्यूज़ की टीम की जानिब से, बल्कि हमारी जानिब से हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जिस तरह पहाड़ों से उनको मोहब्बत रही है और वो जिस तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, तो इसी तरह वो पाकिस्तान का नाम जो है वो ऐसी रोशन करती नायला, जाए। मैं और हरमीत आपसे कहना चाहते हैं कि वी प्राउड ऑफ यू और पाकिस्तान का नाम इस तरह से आप रोशन करती रहे। और ये सारी इंटरनेशनल खबरें जो इकट्ठी करके हमने आपको दी, होपफुली कि इससे आपकी मॉर्निंग जो है वो बड़ी अच्छी होगी पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और इंटरनेशनली पाकिस्तान को किस तरह से हम रिप्रेजेंट ये भी आपसे शेयर करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट सेगमेंट। वैसे हरमीत पाजी का भी काफ़ी फेवरेट है क्योंकि हमने दुनिया जहान की दिलचस्प और हैरान कुन खबरें जो है वो इकट्ठी करके ले आते हैं किसमें, डेली डोज में। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली गुड मॉर्निंग पब्लिक। इट्स मंडे। सो मंडे का पहला डेली डोज आपको देते हैं सुबह सुबह उठकर। आप सबको तो हमें नहीं पता, खैर मैं जो काम करती हूँ वो होता है मेकअप। वो इसलिए बिकॉज आपके सामने आके हमने खबरें पढ़नी होती हैं, कुछ खबरें सुनानी होती है, कुछ आपको इंटरेस्टिंग से सेगमेंट्स करने होते हैं। तो मॉर्निंग शो के लिए वी हैव टू मेकअप आवरसेल्फ प्रॉपरली। लेकिन आपने कभी सुना है कि आप आसमान पे हो और आप इतना इंजॉय कर रहे हो, लेकिन उस इंजॉयमेंट के साथ साथ आप मेकअप कर रहे हो? अगर हम बात करें इस वीडियो की जो हमने देखी, तो आप देखिए 10,000 फीट की बुलंदी पर आप देखें कि कोई मेकअप कर रहा हो, ये पैराग्लाइडिंग हो या आपको पता है इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो को हम ऑन एंड ऑफ आपको दिखाते रहते हैं कि ख़वातीन बहुत शौक से ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करती हैं। लेकिन आपको पता है इस एक्टिविटी के दौरान हरमीत वो मेकअप अप्लाई कर रही हैं। मतलब पहले उन्होंने सन ब्लॉक लगाया, फिर हल्की से उन्होंने बेस लगाई, उसके बाद मेकअप करनी नहीं, सिर्फ वीडियो भी बना रही है, बाकायदा प्रोडक्ट्स दिखा रही है कि देखिए ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। और इतनी फिट की बुलंदी पर, यानी 10,000 फीट की बुलंदी, आप ये जस्ट इमेजिन कि आप वहाँ पे हो तो आप तो डर ही जाए। हरमीत पाजी को तो वैसे ही इतना डर लगता है ऊंचाई से, तो इतनी एक तो आप हाइट पे हो, एंजॉय कर रहे हो, दूसरा आप मेकअप कर रहे हो। इस वीडियो को देख के मुझे मेरे एक दोस्त की बात याद आ गई। वो कहा करते थे कि ख़वातीन को मेकअप के साथ इतना ज़्यादा लगाव है कि अगर इनको पता है कि अगर इनको पता चल जाए कुछ सेकंड्स पहले कि भाई मौत आने वाली, तो वो उससे कबल जो है मेकअप करके तैयारी करके जाएंगी। तो इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरीके से वो उड़ान भर रही है, यकीनन बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसमें भी वो प्रोडक्ट के साथ साथ वो भी दिखा रही हूँ, साथ में बड़े ज़बरदस्त तरीके से मेकअप भी करनी है। तो यकीनन आपने तो फरमाया कि इतनी ऊंचाई पे और एक ख़तरनाक है जितना भी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो मेकअप कर रही है और बता रही है कि भाई मेकअप के बगैर ख़वातीन जो है ना। और उम्मीद आपको पता है ओनली वुमेन कैन डू दिस, सिर्फ ख़वातीन ये कर सकती हैं। अगर मर्द हज़रात को स्काई डाइविंग के दौरान कंगी करने का कहते ना, तो वो कंगी भी ना शायद कर सकें। तो आप इस खातून की इनकरेजमेंट को देखें, मतलब मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ और उसका जो अपना करेज है वो मुझे इनकरेज कर रही है इस चीज़ के लिए कि यार वुमेन कैन डू एनीथिंग एंड कैन मेकअप एनीवेयर। आप कहीं भी मेकअप कर सकते हैं, चाहे आप हवा में हो, चाहे आप ज़मीन पे हो, चाहे आप ज़मीन के नीचे हो, चाहे आप पानी के नीचे हो, तो मेकअप कहीं भी हो सकता है। बस अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लक। बाज़ आपको पता है आप एक्सप्लोर करते हो कुछ चीज़ों को। मैं हरमीत नॉर्मली सेल लगी हो या एग्जीबिशन हो, मैं इन जगहों पर जाकर चीज़ें बहुत खरीदती हूँ बिकॉज यहाँ से चीज़ें जो मिलती हैं ना आपको बड़ी एंटीक मिलती हैं। लेकिन आपकी क्या इतनी अच्छी किस्मत हो सकती है कि कबाड़ से $25 में ख़रीदा गया चीनी का ये जो मर्तबान आपको नज़र आ रहा है, ये 2 मर्तबान है बेसिकली, और ये जोड़ा इतना नायाब है कि लिया उसने $25 का है। और आपको पता है कि अब अगर बेचने की बात करें या नीलाम करने की बात करें हरमीत, तो कहा जा रहा है कि $60 का ये नीलाम हो सकता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, बहुत महंगी भी हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कोई बहुत सा लक पे भी चीज़ डिपेंड करती है और कहीं ना कहीं लक आपका काम भी कर जाता है। और आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ जगहों में हम जाते हैं और इस किस्म की एग्जीबिशन होती हैं या वहाँ पे हमें एंटीक्स देखने को भी मिलती हैं,
लेकिन आप ये देखिए कि किस्मत की देवी अगर आप पे मेहरबान है तो ऐसी चीज़ें भी मिल जाती जो आपको नहीं मालूम, जो बेचने वाला है उसको भी नहीं मालूम होता है, और वहाँ पे वो बहुत सारी उसकी कीमत भी बड़ी ज़्यादा, फिर वो चीज़ भी बड़ी नायाब होती है। और उमूमन आप देखें ना कि अगर आपको इस किस्म की चीज़ें चाहिए, मुझे याद है क्योंकि मैं कराची के सदर का जो एरिया है वहाँ पे मैं उमूमन एतवार के दिन जाया करता था, और वहाँ पे मुख्तलिफ सड़कों शाहराहों पे आपको किताबें नज़र आएंगी, और वो सड़कों पे ही रखी होती हैं। ये हमारी वैसे अच्छी बात तो नहीं, लेकिन वहाँ से आपको इस ज़बरदस्त किस्म की किताबें मिलती थी जो बड़ी नायाब होती थी, जो बड़ी मुश्किल से किसी लाइब्रेरी से भी आपको मिल ना पाती थी। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि कभी कभार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके लिए भी, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ढेर सारी रकम भी मिल जाती है, और ख़बर में भी आप आ जाते हैं। बस ये देखें, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी लक आजमाते रहना चाहिए मुसलसल। कभी भी क्लिक कर सकती है, यू नो व्हाट। इस खबर को देने का मकसद ये था। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर स्विच करते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है वो बेसिकली 4 बहनों की एक स्टोरी है। अब 4 बहनों की स्टोरी क्या है कि ओबियसली हम भी वैसे 4 ही बहनें हैं, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि अगर हम कुछ सोच लें कि हमने कुछ करना है तो हम चारों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं अपने घर में या अपने इलाके में। खासतौर पर हमने बहुत सारे ऐसे पार्क्स बनवाने की कोशिश की है और बहुत सारी इस चीज़ों को अपने एरिया में बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन इन 4 बहनों ने तो कमाल ही कर दी है। अगर आप लॉर्ड ऑफ रिंग्स की बात करें तो ये वो ऐसी फिल्में हैं जो कि लोग बड़ी पसंद करते हैं, बचपन से आप देखते हैं। लेकिन इन 4 बहनों ने जब ये इस तरह की मूवीज़ देखना शुरू की तो उसी टाइम ये सोच लिया कि हमने उस मूवी में, क्योंकि आप फैंटेसी की बात करते हैं, फिक्शन की बात करते हैं, और उस मूवी का जो भी आप सीन देखें वो आपको लगता है कि बड़ा खूबसूरत है, कैसे घर बने होते हैं, कैसी बालकनीज़ बनी होती हैं, कैसा गार्डन बना होता है। तो जिस तरह से उस मूवी में बचपन में इन 4 बहनों ने देखा, उस वक्त ही सोच लिया कि जहाँ पर हम रहते हैं, बोस्निया का ख़ासतौर पर इलाका है, जहाँ पर एक पहाड़ी पर उन्होंने हरमीत पूरी पिक्चराइज कर दी है उन मूवीज़ को। लॉर्ड ऑफ रिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके जितने भी घर हैं उस तर्ज के घर बना दिए, जो गार्डन्स हैं उस तर्ज के गार्डन बना दिए, जो भी इन्वायरमेंट अगर आप ये देखें, डायरेक्शंस जो दी हुई हैं और जो विंडोज़ बनाई हुई हैं, जो डोर्स बनाए हुए हैं, और ये जो घर बनाए हुए हैं, इट सीम्स टू बी लाइक केव, यानी गार की तरह ये दिखाई दे रहे हैं। तो उस आपको पता है पूरी दुनिया में अब इस मकाम वैसे को, सुहा अगर देखा जाए तो फिल्म का काफ़ी असर होता है, और हम भी जब बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारी सी फिक्शन से भरपूर फिल्में देखते थे तो उसमें एक नई दुनिया होती थी, एक तलस्माती दुनिया, और उसमें सारी चीज़ें जो दिखाई जाती थी, यकीनन आपको पता है कि किस तरह स्टूडियो में सारी चीज़ें तैयार होती हैं, कितना इस पर काम होता है और कितने लोग उसमें शामिल होते हैं। उस पूरे गांव को, या बने बने गांव जो है बनाए जाते हैं, उसके लिए सेट को कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि इन बहनों की ये कहानी, यकीनन आप हिम्मत की आपको दाद देनी पड़ेगी कि पूरी पहाड़ी में फिर आप उसी तरह नदी भी बहा दें, फिर पूरा डिज़ाइन उसी तरह कर लें पूरी मेहनत के साथ। लेकिन अगर आप देखें तो वाकई में बड़ा खूबसूरत व्यू है और बड़ी मेहनत की गई है। और आपने तो फरमाया कि कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहें और किसी चीज़ का भी अज़म कर ले, तो मेरे ख़्याल में हर जगह को आप बड़ा प्यारा बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि आज अगर ये ख़बरों में आ रहे हैं, या इनकी तरफ से जो कोशिश की गई इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने की और फिर बनाने की और इतनी हिम्मत करने की, तो यकीनन इसके लिए भी काफ़ी मेहनत भी दरकार है, उसके लिए काफ़ी हौसला। और हम ये दिखा भी रहे हैं कि 2 से 3 घर बना लिए हैं और एक आधा जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आपको पता है कि ये सारी काविश के बाद अब इंटरनेशनली इस मकाम को एक सियाती मकाम डिक्लेयर कर दिया गया है। और लोग, आपको पता है, एक चीज़ तो मूवी में देखते हैं और उसको रियलिटी में देखने का सबको बहुत शौक होता है। तो देखिए कितना खूबसूरत से ये एक मतलब आपसे कह सकते हैं कि एक उन्होंने बनाया है केव टाइप सा ना, मतलब मुझे जो देखने में नज़र आ रहा है कि गार की सा लग रहा है, लेकिन आप अंदर जाएँ तो अंदर पूरा एक वेल फर्निश्ड किस्म का उन्होंने बनाया हुआ है और वो लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। और जितने भी इंटरनेट पे वायरल चीज़ें हैं उसके बाद लोग देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए सियाती मकाम का रुख ज़रूर करते हैं। हमने एक ब्रेक है, वापस आएंगे, आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो आपको जब शुरू में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया, मैंने हरमीत ने मिल के, कि भी सूरत हाल ये कि 9 मई के बाद हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते कि सूरत हाल उस जैसी खुदा न खासा या उससे करीब भी ख़राब हो। लेकिन अभी चूँकि आप देख रहे हैं कि सारी हैपनिंग जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुकूमत यानी PDM जो है मौलाना फजल रहमान की क़यादत में अब धरना देने जा रही हैं। और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है तारड़, वो इस हवाले से ये कहते हैं कि जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे ये धरना जो है वो जारी रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन भी पाई जा रही है। खैर, इस सारी सूरत में हम बात कर लेते हैं। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा, इस सारी सूरत हाल में दो कॉन्ट्रडिक्शन ये पाई जा रही है कि कुछ वफाकी वुज़रा जो है मौलाना फजल रहमान से मिले और कहा है कि आप ऐसा ना करें, इस धरने को हम इसकी फेवर में नहीं है, लेकिन एट द सेम प्लेस पीडीएम जो है वो इनकी क़यादत में धरना देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। आप किस तरह से सारे सिनेरियो को देखते हैं? असल में ये दो चीजों की कंट्रडिक्शन नहीं है, वी आर फुल ऑफ कंट्रडिक्शन। हमारे अदारे आपस में टकरा रहे हैं, हमारे सियासी जो ग्रोह हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ तो यही नहीं है कि हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर 13 जमातें हैं, उनमें इख्तलाफ का तो समझ आ सकता है और वो शो करना चाहती हैं कि हुकूमत ये नहीं चाहती, लेकिन सियासी ग्रुप जो उनका है वो ये करना चाहता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, वो उनका अपना अंदाज है, अपना असलूब है। उनके चीफ जस्टिस एक तरफ हैं, बहुत से जज जो हैं उनसे इख्तलाफ करते हैं और चीफ जस्टिस उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त यहाँ सारी अदालतें जो हैं रियायत दे रही हैं इमरान खान को, और दूसरी तरफ इमरान खान जो है एक दूसरे हमारे बड़े और हसास अदारे यानी फौज के खिलाफ जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं। ये सारी वो सूरत हाल है जो इस मुल्क के लिए, हमारे सब के लिए बहुत ही तशवीशनाक है। आज मौलाना फजल रहमान ने जो धरना दिया है, इसका अखलाकी जवाब तो ये नहीं बनता, लेकिन ये बनता है कि उमर अताब बंदियाल जो है वो मनमानी एक तरह की करने पर तुले हुए हैं। वो ना अपने सीनियर जजेस से पूछते हैं, ना अपने साथी जजियों की परवाह करते हैं, और ये भी नजर आता है कि जो उन्होंने फैसले किए होते हैं वो पहले से किए होते हैं, मुकदमा सुन के नहीं करते। उनकी फैमिली को पता होता है, उनके बहुत से लोगों को पता होता है। तो इस पर चिढ़ के हुकूमत जो है, हुकूमत के पास कोई चारा कार नहीं है। अगर एक आदमी फैसला दे दे और आज जैसा कि लगता है कि अदालत होगी तो तौहीन अदालत का भी नोटिस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर ये कर रहे हैं। और जाहिर है कि हुकूमत ये ओन नहीं कर सकती कि हुकूमत की पार्टियां जो है वो मुजाहरा कर रही हैं, चुनाचे वो अब ये शो कर रहे हैं कि वो। मीर साहब, आपने जो बात की कि चीफ जस्टिस से आपके हवाले से, अगर हम देखें, आपको याद होगा कि यही आज की जो हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थी तब इनके बयानात आपके सामने कि जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब, शाहिद खाकन अब्बासी साहब, मरीम नवाज साहिबा 60 दिन और 90 दिन को याद किया करते थे कि इलेक्शन जो है आईनी तौर पर ये इससे आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे अब इनका पलटा बढ़ा है, तो अब जिस किस्म की चीज़ों को कंट्रोवर्शियल, और अदालतों की अगर हम बात करें तो क्या जितने भी मफरूर थे उनको बड़े आसानी से यहाँ पर रिलीफ नहीं मिला। तो ऐसे में ये एक तो इस चीज़ के हवाले से बताइएगा कि अब जो मामलात है, यानी रेड जोन की तरफ कभी हमने नहीं देखा किसी को इजाज़त मिली है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह पुलिस उनको वेलकम किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते हैं कि ये जो तस्वीर है, ये जो तखरीबकारी, ये तो बड़ा आसान होगा कि किसी पार्टी को हुकूमत में आना है तो कुछ जत्था लेके आएगा और इसी इंस्टीट्यूशन पे या फौज के साथ ये टकराव करके सियासत में आएगा, हुकूमत में आएगा। ये तरीकाकार क्या दुरुस्त समझे जा रहे हैं? तबसरा नहीं करना चाहता, जो आप बयान कर रहे हैं, जो तारीख बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। बात सुन लीजिए आप, जो तारीख बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। यानी कि उमर अताब बंदियाल का जो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, आज तक जितने मुकदमात के उन्होंने फैसले किए उसमें यही ग्रोह शामिल रहा है। मैं आप ये कहना नहीं चाहता था, आपने मुझे मजबूर किया ये कहने को। और साकिब साहब ने जब नाअहली का फैसला दिया था कि इमरान नवाज शरीफ किसी ताहयात नाअहल है, ये फैसला दिया था कि वो सियासी क़यादत भी नहीं कर सकते, उमर अताब बंदियाल उसमें भी शामिल थे। ये उसी जमाने की जो एक चल रहा है, जो कोर्ट कहते सुई की घड़ी को मैंने 9 तारीख पर वापस ले आया हूँ, 9 की बजाय सन 17 पे ले जाए वापस। और जो कुछ उस वक्त अदालतें करती आई हैं उसका क्या नतीजा निकला है। इस वक्त सूरत हाल ये नहीं है कि ये आप अगर मुकाबला करना चाहें शाहिद खाकन अब्बासी और दूसरे लोगों के साथ, वो तो महीनों जेल में रहे हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई, किसी ने पूछा नहीं उनको, अदालतों के कान पे जू नहीं देंगी। अब भी बहुत से लोग, मसलन मौलाना हिदायतुल्लाह बलोचिस्तान के जो है वो जेल में पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है, वो सुनने को तैयार नहीं है। अली वजीर के साथ क्या किया, ये बहुत लाडला है कि इसके साथ खड़े होकर आप सूट मारते हैं और कहते हैं बहुत खुशी हुई आपको देखकर। ये इस तरह की बहस नहीं करे। बहस ये है कि इस वक्त जो सूरत पैदा हो गई है वो ये है कि सारे अदारे टकराव गए हैं। सर इस सारी सूरत हाल में, सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सर बहस नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल किया है मैंने। और अगर आप देखें, यही 3 जजेस थे जब अप्रैल का रात को 12 बजे अदालतें खुली, तब इसकी तारीफें के जो गुण गाए जा रहे थे, यही पीडीएम गा रही थी। आज जब मामला कहीं और जा रहा है तो फिर तनकीद की जा रही। मेरा सवाल ये कि तखरीबकारी ये जो सिलसिला चल पड़ा है, कि नुकसानदेह नहीं है? क्या मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए? चलो छोड़ दीजिए,
नहीं थैंक यू सजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके आने का भी आपने जो तज़िया दिया उस पर जवाब जो है वो हमें यकीनन आपका मिल गया। लेकिन आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, इदारे हो या इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा हो जैसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना पड़ेगा कि मुल्क की मुफाद में क्या चीज़ है और उसी के ऊपर फैसले होने चाहिए। हम एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। इस पूरे घंटे में हमारी कोशिश ये होती है कुछ ऐसी चीज़ों को एड्रेस करने की जिसको हम समझते हैं कि उस पर बात की ही नहीं जाती, या यूँ कहें कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती। शुरू में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था आपसे, अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करें तो आजकल साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं इसकी बहुत बड़ी हामी भी हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में अमिता आपको पता है कि इतनी बात मेंटल हेल्थ को लेकर नहीं की जाती थी। हाँ, अलबत्ता अब करना शुरू हो गए हैं। अगर सेमिनार्स की बात करें, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, वो क्लिनिकल हो, हम थेरेपिस्ट को देख रहे हैं खासतौर पर वो एक्टिव हो गए मेंटल हेल्थ को लेकर। भैया आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर यहाँ से बीमार है सो व्हाई नॉट इसको ऑन करना सीखें, इस पर बात करना सीखें, इस हवाले से अवेयरनेस जनरेट करना और इस पर आपस में बात करना सीखें। आज हम बात करेंगे, ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये है क्या, ये बला कैसी है? कतई तौर पर मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको डरा दूं अगर आप पेरेंट्स है कि आपके बच्चों को कहीं ये डिसऑर्डर तो नहीं है। बच्चों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। आप नॉर्मली देखते हैं कि बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत शरारतें करता है, बहुत खुश है, उसको हर वक्त अटेंशन चाहिए, वो अटेंशन सीकर है और कुछ भी करेगा अगर आप अटेंशन लेने के लिए, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, शरारतें करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। अम्मा अब्बा खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। लेकिन अगर बच्चा ये 2 से 3 मकामात पर, जिन मकामात की मैं बात कर रही हूँ, अगर स्कूल में भी उसका ये बिहेवियर है, घर में भी उसका ये बिहेवियर है, अगर वो मॉल जा रहा है या अगर रिश्तेदारों के साथ बैठा हुआ है, कहीं 2-3 ऐसी जगह जो कि सारा दिन की उसकी रूटीन का हिस्सा होती हैं, अगर वो इस डेफिसिट यानी अटेंशन डेफिसिट की तरफ जा रहा है तो ये एक डिसऑर्डर है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि आपको रियलाइज़ करनी चाहिए, खासतौर पर पेरेंट्स को रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर बच्चा हर वक्त अटेंशन मांग रहा है तो ये डिसऑर्डर है। तो ये बड़े होकर या जैसे से वो उसकी ग्रोइंग एज है, उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, तो किस तरह से आपने इसको एड्रेस करना है, डायग्नोस करना है, इसका इलाज क्या है, इस हवाले से ये डिटेल सेगमेंट हम करेंगे। और इसके लिए वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ारा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के स्टूडियो में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर ज़ारा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर ज़ारा, मैंने कोशिश की है थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की, बस आई वॉन्ट यू कि आप जो हमारी ऑडियंस उसको बताएं कि दिस इज़ रियल। Yes. अगर ये डिसऑर्डर है तो ये रियल है, इसमें बच्चे अटेंशन मांगते हैं। और एक और चीज़ को आप एड्रेस कीजिएगा शुरू में कि अगर बच्चा बहुत खुश है, बहुत शरारतें करता है, तो अम्मा उसको बहुत नॉर्मल और बड़ा खुश होकर लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ जी बिल्कुल, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है ना, अब उसको हाइपर एक्टिविटी को भी हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर, इन अ सेंस के हाइपर एक्टिविटी, आप उससे कोई बात कर रहे हैं, बात करते उसने आपकी बात सुनी नहीं और खुद से बीच में बोलना स्टार्ट कर दिया, इंटरप्ट कर दिया आपको, फ़ौरन से इंटरप्ट कर देता है बच्चा कि फिर उसको आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, वो नहीं सुनता, उसमें भी फ़ौरन से इंस्ट्रक्शन सुने बगैर जो आप उसको टास्क करवाना चाह रहे हैं वो उसको फ़ौरन से करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा बच्चे क्या हाइपर एक्टिविटी में कर रहे होते हैं, ऐसी जगहों पर चढ़ जाते हैं, इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, समटाइम्स इतने सिवियरली हाइपर एक्टिव होते हैं कि वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। उन जगहों पे क्लाइंबिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे उन जगहों पे क्लाइंबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन। नो कि सब मुझे देखें, नहीं, ये अटेंशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। ये बेसिकली अगर हम आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे तो हम इस पर और डिस्कस करेंगे। ये उनकी ब्रेन की न्यूरोलॉजी जो है, समटाइम्स ब्रेन की न्यूरोलॉजी, हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जो हमारे हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब ये है कि ब्रेन रिलेटेड, और ये आपको अर्ली एजेस में, मतलब बच्चा 4-5 साल का है तो आपको ये जो इसके रेड फ्लैग्स हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका जो हम प्रॉपरली डायग्नोसिस देते हैं वो हम बेसिकली जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो तब हम इसका प्रॉपरली असेसमेंट होती है और फिर जो है हम इसका प्रॉपरली डायग्नोसिस जो है वो हम कर सकते हैं। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, जो बच्चों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो चीज़ें नज़र आती हैं या इस किस्म की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, एक तो थोड़ा सा ये बताइए कि कौन सी एज होती है,
और क्या ये अलामात सिर्फ बच्चों में होती हैं या बड़ों में भी किसी एज में आ सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये अलामात जो हैं ये बड़ों में भी आपको नज़र आ सकती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये अलामात जो हैं वो सिर्फ बच्चों में नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है। ये आपका एडल्टहुड तक भी जा सकता है, ये प्रोसीड कर सकता है। बच्चों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये अलामात स्कूल सेटिंग्स में नज़र आएंगी, घर में नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप ये अलामात बड़ों में देखेंगे तो वो उनको जो है वो आपको उनके वर्क प्लेस पर नज़र आएंगी। काम जहाँ पे वो काम करें, कोई जॉब करें, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे जैसे एक नॉर्मल पर्सन जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, आपको पता है, आप चूँकि बात बड़ों पर आ गई है तो हम ये नॉर्मली एक कॉमन प्रैक्टिस देखते भी हैं कि आपके सर्कल में, वो वर्क सर्कल हो या सोशल सर्कल हो, कोई एक ना एक बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो कि बहुत हाइपर एक्टिव होता है। वो आएगा और आम जुबान में थरथल्ली मचा देगा और उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होगा कि कोई ना कोई ऐसी बात कर देगा कि सब मेरी तरफ मतवज्जो हो जाए, या कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देगा कि हम उसे कहेंगे ये तो बहुत चिल पिल किस्म का आदमी है। अब ये जो है, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तभी ये चीज़ें उसकी अपब्रिंगिंग या उसकी ग्रोइंग एज के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू न्यूरॉन, या बड़े जो अगर उनको ये डायग्नोस हो रहा है तो इनको छोटी एज के अलावा बड़ी एज में भी ये पैदा हो सकता है डिसऑर्डर? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सम टाइम जो कुछ रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है आपकी उसके बाद एडल्टहुड में तो फिर भी जो है ADHD आप को जो है वो हो सकता है। तो अगर आपको एडल्टहुड में कोई भी ब्रेन इंजरी हो गई है या कोई ट्रॉमा ऐसा हो गया है तो उसके बाद भी आपके ब्रेन की न्यूरोलॉजी चेंज हो गई तो फिर आपको जो है वो ADHD हो सकता है। अदरवाइज ये ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो केसेस आप कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, अगर हम देखें जो अलामात की अगर हम बात करें तो क्या वजूहात होती हैं, किस वजूहात के बिना जो है बच्चों में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं? क्या ये पैदाइश के फ़ौरन बाद होती हैं या कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का रिएक्ट या आसपास के बच्चों का ये भी वजूहात में शामिल हैं? अच्छा, इसके ऊपर ना डिफरेंट रिसर्चेज हैं और डिफरेंट जो है ना इसके ऊपर काम किया गया है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कि इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम फिर बात कर लेते हैं जेनेटिक्स का। अगर पेरेंट्स में से किसी एक को भी ADHD है तो इट कैन बी ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिकली भी ये ट्रांसफर हो सकता है। अगर पेरेंट्स में से किसी को भी ADHD है या दोनों को है तो भी बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि उनके जो आगे ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें किसी को ADHD हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हमने अभी बात की न्यूरोलॉजी, ब्रेन न्यूरोलॉजी की। तो अगर ब्रेन न्यूरोलॉजी में ये होता है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में। अगर उन देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, अगर न्यूरोट्रांसमीटर में किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की अमाउंट बहुत एक्सीड चली गई है या कम हो गई है तो भी हम कह सकते हैं कि हम ADHD की तरफ जो है मूव ऑन, बच्चा जो है उसके अंदर ये हम लोगों को नज़र आ सकती हैं सारी इलामात। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है अल्कोहल कंजम्पशन है, अल्कोहलिक हैं तो भी जो है वो आपको ADHD के सिम्टम्स आपके ऑफस्प्रिंग में जो है वो नजर आ सकते हैं। बिकॉज़ आप देखते हो किस तरह की ड्रग एडिक्शन में यू आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव, ना यू आर यू चेंज्ड योर समटाइम माइंड और समटाइम योर बिहेवियर, समटाइम योर टेंट्रम्स, तो वो चीज बच्चे में ट्रांसफर होती है बेसिकली। क्योंकि ड्रग, अगर आप कोई ड्रग ले रहे होते हैं ना उसमें भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है, वो चेंज हो रहे होते हैं। ये भी एड्रेस कीजिएगा कि चूंकि हमने काफी हद तक एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज ADHD कॉल्ड बेसिकली, लेकिन अगर हम डायग्नोज करने की तरफ आए तो भी हम ब्रेक में इसको डिस्कस कर रहे थे कि हम इमीडिएटली नहीं कर सकते कि बच्चे को डिसऑर्डर है, क्योंकि बाज़ बच्चे वैसे बड़े खुश होते हैं, खुश अखलाक भी होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो रही होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वैसे हाइपर एक्टिव होते हैं लेकिन अटेंशन सीकर नहीं होते। तो इस हवाले से बताइएगा कि अगर हम डायग्नोज प्रोसेस पे जाएँ, so how we can diagnose at home or we have to consult a psychologist? अच्छा, सॉरी, आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी करेक्ट करना चाहूँगी। बेसिकली अटेंशन डेफिसिट इज नॉट अटेंशन सीकिंग, इट इज इन अटेंशन। कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, वो अपना फोकस लूज कर रहा है। ADHD का बच्चा अटेंशन सीकर नहीं होगा, वो इन अटेंटिव होगा कि वो बहुत जल्दी भूल जाता है, चीज़ें रखी भूल गई। इसी तरह से एडल्ट्स में भी हम देखते हैं बिल्स पे करना भूल गए या कोई काम एक्टिविटी उनको
दी गई Memory loss तो type ना? वो भी भूल गए, तो और बहुत लंबी कन्वर्सेशन है वो नहीं जो है उनसे Focus कर पाते। फोकस नहीं कर पाते। अटेंशन स्पैन जो होता है ना उनका, बेसिकली जो अटेंशन स्पैन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करने का, वो बहुत कम होता है। और फिर आप इसको भी मतलब अगर आप ये भी कहना चाह रही हैं कि वो ज्यादा देर तक एक चीज पर स्टे नहीं कर पाते, स्टे नहीं कर पाते, बिल्कुल वो बहुत देर तक एक चीज़ के ऊपर फोकस। और जैसे ही लेट्स सपोज अगर क्लासरूम में एक बच्चा बैठा हुआ काम कर रहा है और एकदम से कोई और एंटर हुआ क्लास में, समटाइम्स टीचर्स भी आ जाते हैं कोई ना कोई रीज़न की वजह से, तो वो फ़ौरन उस तरफ जो है डाइवर्ट हो जाएगा और जो वो अपना काम कर रहा था ना वो भूल जाएगा, उसे क्विट कर देगा। अच्छा ज़ारा, अगर हम देखें एक तरफ तो अगर मैं अपनी बात करूं, सबकी बात करूं, तो कहीं ना कहीं जब बहुत सारी बीमारियां जब हद क्रॉस कर लेती तब जाके हम डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये होती कि किस न किस तरीके से मामला जो है सॉर्ट आउट घर में किया जाए। हम सारे जो हैं कभी अभी तो गूगल डॉक्टर भी आ गया, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये मसाइल, ये चीज़ें, ये अलामात आ रही हैं बच्चों में, तो माँ बाप जो हैं उनको क्या करना चाहिए इनिशियल स्टेज में? अच्छा, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो ऐसा होता है कि देखिए हम लोगों में भी समटाइम्स हम भी चीज़ें रख कर भूल जाते हैं या हम भी फोकस नहीं कर, ये थोड़ा नॉर्मल होता है। तो जब तक हमें ऑब्जर्व करना होता है एटलीस्ट 6 मंथ्स तक कि क्या क्या 6 मंथ्स तक बच्चे के सेम बिहेवियर्स एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में आ रहे हैं हमारे पास। 2 सेटिंग्स में ये ऐसा होता है समटाइम्स के बच्चे के ये बिहेवियर्स स्कूल में आ रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पढ़ाई से भागना चाह रहा होता है, लेकिन घर में वो पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नॉर्मल है, कंफर्टेबल है, उसको कोई इशू नहीं है। और समटाइम्स वो स्कूल में कंफर्टेबल होता है, कोई इशू नहीं आ रहा होता, लेकिन घर में पेरेंट्स के साथ इश्यूज आ रहे होते हैं। So we are going for the same procedure for the adults as well? Yes. हम बड़ों के साथ भी ऐसे करेंगे? बड़ों के साथ भी हम लोगों ने एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ऑब्जर्व करना है कि क्या ये जो सेम हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि ये जो पैटर्न है ये क्या 6 मंथ्स तक सेम ऐसे ही चल रहा है। अगर तो वो 6 मंथ्स तक सेम चल रहा है तो फिर उसके बाद हम लोग एक फॉर्मल असेसमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। यही मेरा अगला सवाल भी था डॉक्टर ज़ारा आपसे, बिकॉज हमने ये भी बता दिया कि एक्चुअली डिसऑर्डर है क्या, अटेंशन डेफिसिट या इस तरह की, और उसके बाद डायग्नोस, हाउ टू डायग्नोस। अब उसके अगर हम इलाज मुआवजे की बात करें तशख़ीस के बाद, तो क्या आप समझती हैं कि इनिशियल स्टेप क्या होता है? अगर आपको यू हैव टू कंसल्ट, लाइक आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, और घर में की वालिदैन की भी कोई प्रैक्टिस होती है इस डिसऑर्डर को एड्रेस करने की? जी बिल्कुल ऐसा है कि देखें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, बेसिकली उसने आपको डायग्नोसिस देना है, दे दिया कि बच्चे को ये डिसऑर्डर है। उसके बाद आप साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होती है तो बच्चे का फोकस जो है वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके साथ साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बिहेवियर थेरेपी करते हैं। तो बिहेवियर थेरेपी एंड मेडिकेशन अगर ये दोनों आप ले रहे हैं तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा, मतलब यू हैव टू कैरी दिस बोथ थिंग्स लाइक पैरेलल, आपको दोनों को साथ लेकर चलना, नहीं कर सकते? नहीं। फिर अच्छा उसमें ये होगा कि देखें आपने लेट्स सपोज आपने मेडिकेशन तो ले ली, ठीक है, मेडिकेशन ले ली, लेकिन मेडिकेशन ने आपकी हाइपर एक्टिविटी को कम करना है। उसमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जिसमें आप बच्चे के अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, थेरेपीज में क्या क्या होता है? ठीक है, थेरेपीज में बेसिकली ये होता है कि बच्चे की, जैसे हमने बात की कि मेमोरी में चीज़ें रख कर भूल रहा है अगर, तो हम उसको पहले असेस करते हैं कि कहाँ कहाँ पर उसके लेवल्स, बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पहले असेस करते हैं। फिर उन लेवल्स के ऊपर उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली बच्चे के साथ काम किया जाता है। अगर मेमोरी का इशू आ रहा है तो मेमोरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अटेंशन स्पैन का इशू है तो फिर अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। एरियाज में प्रॉब्लम, इन एरियाज पर काम करना, उन एरियाज पे काम करना होता है थ्रू थेरेपिस्ट। जी हरमीत।
अच्छा, जो आप बात करिए ज़रा कि आना तो आपको इसकी तरफ पड़ेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो ट्रीटमेंट की आप थेरेपी की बात कर रही हैं, तो चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, इन दोनों के हवाले से बताइएगा कि कितना टाइम लगता है कि वो दोबारा रिकवर। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं कि फिर आपने उसको रखना होता है, जारी रखना होता है, काफ़ी साल भी गुजर जाते हैं। तो इस हवाले से बताइए कि बच्चे अगर ट्रीटमेंट पे आते हैं, थेरेपी पे आते हैं, या और बड़े आते हैं, तो उनको कितना टाइम लग जाता है रिकवर होने में? हम हमेशा पेरेंट्स भी अगर हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि जो थेरेपीज़ है ना, थेराप्यूटिक प्रोसेसेस जो हैं वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है। आप थेरेपी में जब आ रहे हैं तो वो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 10 सेशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, 12 सेशंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये ना वेरी कर रही होती है चाइल्ड टू चाइल्ड एंड एडल्ट टू एडल्ट कि आप देखें ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इवन आपके सिबलिंग्स हैं अगर, तो वो भी सेम नहीं होते, डिफरेंसेस होते हैं। इसी तरह से चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी कर रहा होता है कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी लर्न कर लेता है। कुछ बच्चों को टाइम लगता है, कुछ जल्दी लर्न कर लेते हैं। इसी तरह से एडल्ट्स में भी है कि टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है। लेकिन ये जो है बेसिकली थेराप्यूटिकली अगर आप देखेंगे तो इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इसमें आप आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर आप हमारे पास आए हैं तो आपको 10 सेशंस में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, 12 में नहीं। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। ये भी है कि ऑब्वियसली आपने एड्रेस करना था किसी बीमारी को कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, वो कब से शुरू हुई हुई है। अगर वो बहुत लंबा अरसा आप उससे दो चार रहे हैं और आपने वो चीज़ फेस की है, तो ऑब्वियसली उतना ही लंबा अरसा उसको डायग्नोस करने में, फिर उसको ट्रीटमेंट करने में और उसे जान छुड़ाने में भी लग सकता है। बट ऑल दो प्रोग्राम के आगाज़ में जब मैंने इस सेगमेंट को शुरू किया, मैंने आपसे कहा था कतई तौर पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको डराएं कि आपके वालिदैन इस चीज़ से खौफज़दा हो जाए कि आपका बच्चा अगर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, तो एक डिसऑर्डर है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, अगर आप रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने बच्चे को इस चीज़ से बचाना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और पूरी ज़िंदगी जब वो आगे बढ़ता है प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये चीज़ उसको फेस करनी पड़ती है। और उस वक्त उसको चूँकि अब बहुत लेट हो चुका होता है, एक एक्सट्रीम पर चीज़ पहुँच चुकी होती है, तो उस वक्त उसको एड्रेस करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बचपन में अपने बच्चे को इस लिहाज से भी क्रिटिकली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। होपफुली पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी इस सेगमेंट से काफ़ी कुछ लिया होगा। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर हम बात करें चैरिटी की, तो चैरिटी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल की, तो वो इतनी ख़राब है कि जितना भी अगर फ़ंड की बात की जाए, रिलीफ की बात की जाए, उन इदारों की, फाउंडेशंस की, वेलफेयर्स की बात की जाए जो कि काम कर रही है खिदमत खल्क का, जितने ज़्यादा वसाइल हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, मसाइल उतने बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इदारे जो पिछले कई सालों से, दहाइयों की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो तालीम हो, हेल्थ हो, साफ़ पानी हो, या इसके अलावा वो तमाम मसाइल जो कि एक गरीब का बेसिक राइट है जो कि हुकूमत को देना चाहिए। लेकिन ये इदारे बड़े बेहतरीन अंदाज में इतने सालों से काम कर रहे हैं। आज आपका तारुफ मैं करवाऊँगी बेसिकली रहमा इस्लामिक रिलीफ, एक ऐसा इदारा जो पिछले 33 साल से अपनी खिदमात जो है पाकिस्तान में दे रहा है। और अगर हम तालीम की बात करें तो वाहिद वो रास्ता, वाहिद वो चीज़ इस पर काम करके अपनी यूथ यानी अपने तमाम नौजवानों को इस काबिल बनाया जा सकता है कि पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो बेहतरीन काम करके पाकिस्तान के मयार को, पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सके। तो तालीम पर ख़ास तौर पर बहुत काम किया गया है। मैं आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ फाउंडर मौजूद है, मलिक मुनीर अहमद साहब इन्हें कहते हैं। रहमा इस्लामिक रिलीफ के ये फाउंडर है, इन्होंने इनकी बुनियाद रखी, इनको आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस जी, दुआ करते रहा करें हमारे लिए, अल्लाह ताला अपनी राह में हमें लगाए रखे। सर, बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ है, जितने लोगों की आपने मदद की और जो अभी कर रहे हैं उन सबकी दुआएं आपके साथ है। आपके आने का बेहद शुक्रिया। सर, रहमा इस्लामिक रिलीफ की अगर हम बात करें, माशाल्लाह पिछले 33 साल से आप काम कर रहे हैं, लाहौर में भी और पाकिस्तान में भी आप लोग का ऑफिस मौजूद है। सर, क्या क्या हम अब तक काम कर चुके हैं, और बेसिक जब आपने इसकी बुनियाद रखी तो आपकी क्या सोच थी और किस तरह से आप इसे आगे लेके चल रहे हैं? बस जी, मैं तो यही कहूँगा, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कलाम पाक में भी, जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया है उसे अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खैर बिल्डअप करने के लिए पैदा किया है, जिसका तरीक़ाकार क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया है कलाम पाक को 3 अल्फाज में बंद करते हुए, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। क्या बात है। तो बस इसी निस्बत से मैंने भी 33 साल पहले नॉर्वे में ये 1989 में
ये काम शुरू किया कश्मीर मकबूजा कश्मीर आज़ाद पाकिस्तान कश्मीर में रिलीफ का। उसके बाद ये काम बढ़ता बढ़ता फैलता गया। मकसद वही है जो अल्लाह ताला के दिया हुआ है इंसान के पैदा किए जाने का मकसद, कि हमने मिलजुल कर के एक ऐसा संफन, ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ कोई भी आदमी रात को भूखा ना सोए, पानी के बगैर प्यासा ना हो, दर्द और तकलीफ़ में वो मेडिसिन के बगैर कह लो कि रात को ना परेशानी में सोने की कोशिश करता हुआ वक्त गुजर जाए। तो यही हमारा मकसद है कि एजुकेशन वाले को उसके दरवाजे पे एजुकेशन मिले और मेडिसिन। मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम देखें जब हम बाहर होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं, एक तो बड़ा मुश्किल भी होता है, फिर आपकी जो सोच है, जो सोच आप लेके और फिर आपने जो ग्राउंड पे काम किया, तो जब भी पाकिस्तान पे इस किस्म के हालात आए तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बताइएगा किस तरह वो, हमने तो देखा है कि मुश्किल में वो खड़े भी होते हैं, लेकिन आपने जो इक़दाम लिया तो आपको कितना सपोर्ट मिला वहाँ पे? मेरे भाई, मैं आप लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की पाकिस्तान के साथ जो अटैचमेंट है, फीलिंग है, यकीन जानो वो आइडियल है। क्या बात। यकीन, मैं बाज़ दफ़ा रो पड़ता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो क्या है, जो कह लो कि मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी पाकिस्तान के साथ जो अटैचमेंट है वो भी आइडियल है। मैं एक वाक़या बताऊँगा आपको। जी जी ज़रूर। आज जी जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस इंतज़ार में हैं, ये इंतज़ार की घड़ियाँ तवील होती जा रही हैं कि काश पाकिस्तान में इन हालात में अल्लाह ताला एक ऐसा मसीहा अता कर दे हमें जो दयानतदारी का मीनार हो, जुर्रत और हिम्मत में वो पाकिस्तान के मफादात के लिए वो खड़ा हो सके, लड़ सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं हरमीज़ भाई आप लोगों को दावे से कहता हूँ, इसमें मैं यकसू हूँ, मैं कसमिया भी कहने को तैयार हूँ कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज की ये तलवार लटक रही है, ये गैर मुल्की कर्ज, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इनकी अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ, ये कर्ज क्या, हर किस्म का कर्ज पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कौम से वो साफ कर देंगे। सिर्फ अल्लाह का कर्ज रह जाएगा हम पाकिस्तान के ऊपर कि किस अंदाज से अल्लाह ताला ने इसको बिल्डअप किया था। तो मैं ये अपने जो हमारे जो मोतबर लोग हैं, मोतबर साथी हैं, ये हमारे आसम मनीर जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, और ये हमारी जस्टिस के लोग हैं, मैं कहता हूँ प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुदा की कसम पाकिस्तान को वो चीज़ बनाना चाहते हैं कि इधर पूरे पाकिस्तान में जैसे रहमा का विजन है कि रात को कोई भूखा ना सोए, पानी, साफ पानी के बगैर प्यासा ना हो, मेडिसिन के बगैर ना हो, एजुकेशन के बगैर ना हो। अगर एक दयानतदार क़यादत आप मुहैया कर दें, आसम मनीर और ये जो हमारी जस्टिस के लोग हैं, तो मैं खुदा की कसम खाकर आपसे लोगों को कहता हूँ, मैं यकीन जान जब वो क़यादत आ जाएगी, मैं उस लम्हे से लेकर मौत के आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए अपनी हर चीज़ वक़्फ़ कर दूंगा, और हमारी रहमा भी इसके लिए हर चीज़ वक़्फ़ कर देंगी। प्लीज़ इसके लिए बिल्कुल, ये आपके जज्बात हैं, बल्कि हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं मलिक मुनीर साहब, बल्कि हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो और एक ऐसी दयानतदार क़यादत आए कि मुल्क को एक दुरुस्त राह पर हम गामजन करें। ये ओवरसीज़ भी है और पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश है। आपसे जानना चाहेंगे, सैलाब की तबाहकारी हुई, बहुत सारे ऐसे मामलात में हमने देखा कि आपकी जो फलाई इदारा है वो बड़ा एक्टिव हमें नज़र आता है, तो इस वक्त कौन कौन सी जगहों में, हॉस्पिटल के हवाले से बताइएगा, और किन किन इलाकों में इस वक्त आप लोग बड़े एक्टिव हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो? हरमीज़ भाई, जी 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 जी, मैं भी उधर मशरक़ी पंजाब से, कह के मेरी फैमिली है, तो हम इसमें भी भाईचारा हैं। मैं आपको बताऊं कि जो रहमा इस्लामिक रिलीफ फंड है, ये पूरी दुनिया में कह के रिलीफ का काम कर रही है। तकरीबन 37 मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, इलाकों में हम जब लोग एमरजेंसी में थे उनके लिए काम कर सके हैं।
फिर कह के मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों की ओवरसीज पाकिस्तानियों का अटैचमेंट है उसकी भी निस्बत से फिर मैं वो बताना भूल गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट है उसमें हमारे जो सदर हैं रहमा इस्लाम के रिलीफ फंड के नूरुद्दीन बुखीली और हमारे एक नायब सदर हैं अब्दुल हमीद सूडानी, यकीनन जब पाकिस्तान में आते हैं वो कहते हैं कि 80% हम जो पूरी दुनिया से हम इकट्ठा करते हैं उधर पाकिस्तान नॉर्वे में, तो उसका 80% हम पाकिस्तान में सर्व करते हैं। क्यों करते हैं? हम पाकिस्तान बिल्डअप होगा जैसे क़ायद-ए-आज़म ने कहा था तो सारी मजलूम कम्युनिटी पूरी वर्ल्ड में बिल्डअप होगी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डैमेज हो गया जैसे आज हालात दिखाए जा रहे हैं तो यकीन जानो पूरी जो कम्युनिटी है दुनिया में मुस्लिम कम्युनिटी वो बिल्डअप नहीं हो सकी, अपने राइट नहीं पा सकेगी। पाकिस्तान में जो हम काम कर रहे हैं वो कह लेके हमारा हॉस्पिटल है जनपुर में, ये लियाकतपुर तहसील है रहीम यार खां की, वहाँ आइडियल हॉस्पिटल बनाया है गरीबों के लिए, फ्री मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो हमारे वाइस चांसलर थे बहावलपुर यूनिवर्सिटी के, अब नेशनल ये स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुख्तार, उन्होंने ये कहा था कि ये जो आप लोगों ने अस्पताल बनाया है ये मिनी आगा खान लेबॉर्ट्री है। उसके बाद एक हमारा हॉस्पिटल है इधर खुईरट्ठा में जो कल के जब उधर इंडिया के लोग कल के वो बहुत ज़्यादा उधर अग्रेसिव होते हैं कल के, तो उधर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती थी, वहाँ कल के कोई मेडिसिन फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने कल के मिलिट्री वालों को और दूसरे लोगों को कल के सर्विस पहुँचाने के लिए हेल्थ की, तो वहाँ हमने वो हॉस्पिटल बनाया। उसके अलावा 2 हमारे स्कूल हैं जो एक रवात में है और दूसरा कल के एजुकेशन के बारे में पूछें तो मैं आपको सर तालीम की मैं बात, मतलब आपने स्कूलों का जिक्र किया तो मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये था लेकिन आपने पहले उसका जवाब दे दिया। तालीम एक वाहिद वो रास्ता है जिससे इस कौम की और पाकिस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। हम बजट की तो बात ही नहीं करते ना कि आप बजट में कितना पैसा होता है, कितना मुख्तस किया जाता है तालीम के लिए, चूँकि आप स्कूल्स की बात भी कर रहे हैं। ज़्यादातर रहमा अगर इस्लामिक रिलीफ फ़ंड की बात करें तो तालीम के लिए हमने क्या क्या इक़दाम किए, मैं चाहती हूँ आप उनको ज़रा एड्रेस करें। तरीम के लिए मैं आपको बताऊं जब ये 2010 में कल के 9-10 में कल के सैलाब आया था जनूबी पंजाब में, तो वहाँ हमने 18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट किया रिलीफ का, तो वहाँ हमने तकरीबन 59 स्कूल जो बिल्कुल तबाह हो गए थे, हमने उन स्कूलों को 37 स्कूलों को हमने रिहेबिलिटेट किया स्कूल के बच्चों के लिए। वहाँ बच्चों की अब हमारा तरीम के साथ जो अटैचमेंट है उसका ये हाल है कि जहाँ बच्चों की तादाद 50 थी वहाँ 250-250 बच्चों की तादाद होगी। हमने यूनिफॉर्म दी, कापी किताबें पेंसिल, ऐसा माहौल बनाया कल के। उसके बाद हमने अब उधर जनूबी पंजाब में बच्चियों के लिए हमने पहला जो स्कूल बनाया बच्चियों के लिए, जैसे अल्लाह के नबी ने भी कहा है, जो माँ है कल के एक हमारे ये फ्रांस के कल के थे कल के, उनका नाम नहीं मुझे आता, उन्होंने कहा था कि अगर आप लोग मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे मुहैया कर दें तो मैं आपको यूनिक कौम मुहैया कर सकता हूं। तो उसके लिए हमने बच्चियों के लिए जनूबी पंजाब में स्कूल बनाया जानपुर में। मेरा सवाल करने का यकीनन मकसद भी आपसे यही था कि तालीम एक वाहिद ऐसा रास्ता है जिससे इस कौम की, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इसमें बसने वाले इन मुसलमानों के और तमाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं और वो समझते भी हैं और वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन तालीमी सहूलियात के फ़क़दान और ना होने की वजह से जो सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क की है उस पर हम सब जो है वो आबदीदा भी हैं, परेशान भी हैं और हम दर्द दिल भी रखते हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया आने का और तशरीफ़ लाने का, लेकिन मैं कंक्लूड करूँगी इस पूरे सेगमेंट को सिर्फ इस एक पॉइंट पे कि दर्द दिल तो वो तमाम पाकिस्तानी भी रखते हैं जो बाहर बसते हैं, जो अगर पाकिस्तान की बात करें सैलाब हो, ज़लज़ला हो, मखैर हज़रात बड़ी तादाद में स्टेप फॉरवर्ड आते हैं और देखते हैं कि लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपने अपनी मदद खुद करनी है, खा वो इलेक्शन हो या अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी हो। अगर आप जो है वो इत्तेहाद के साथ, इत्तफ़ाक़ के साथ, तंजीम के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि क़ायद-ए-आज़म ने कहा, जैसे कि उन्होंने कोट भी किया, तो ही हम शायद अपनी तकदीर बदलने में किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे। आपसे लेनी इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अपने राइट लेफ़्ट ज़रूर देखें, अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।